जी प्लीज सर, कैसे हैं? अब ये जो इंग्लिश राइटिंग का जो कोर्स है, इंग्लिश से आप लोग सब बखूबी वाकिफ हैं। अंग्रेजी का होती है जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन वर्ब, तो पता नहीं क्या तो क्या है ना। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हम नर्सरी या चाहे नर्सरी वालों को इतना नहीं भी पता होता, प्रेप 1 क्लास से हम कुछ ना कुछ अल्फाबेट्स, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंसेस सीख रहे होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ और द सेक ऑफ पेपर हमें पता होती है कि टीचर ने, सर ने या मैम ने ये ब्लैंक्स लिखवाई हुई हैं, यहाँ पे ये आर्टिकल्स आएंगे, बस हमने याद कर लेना है कि एप्पल से पहले आ आता है या एन आता है, ठीक है। पर वो हम याद करके चले जाते हैं और कर आगे पेपर पास हो जाता है और पेपर में नंबर भी बड़े अच्छे आ जाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इस वक्त इंग्लिश की जो डिमांड है वो आप सबको बखूबी अंदाजा है कि इंग्लिश जो है ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और दुनिया में सबसे ज्यादा बोली और इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है। कहीं पे किसी स्कूल से लेके किसी गवर्नमेंट ऑफिस से लेके और इवन के आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स तक देखें तो अंग्रेजी में ही बोली जा रही होती हैं और अंग्रेजी में ही लिखी जा रही होती है। अब मैंने इसमें दो बातें की हैं कि एक बोली जाना और एक लिखी जाना। तो बोलना तो चले हम कर ही लेते हैं, कुछ हम मूवीज से सीख लिया, कुछ वैसे प्रैक्टिस कर करके गलत भी बोल लिया, मैसेज कन्वे हो जाता है। लेकिन जो हम लिखते हैं इट बिकम्स पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि हमें अपना मैसेज, अपना थॉट ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश में कन्वे करना आता हो। क्या करना आता हो? ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश में हम अपना थॉट अपने रीडर तक पहुंचा दें। वो रीडर कोई भी हो सकता है, वो रीडर आपका टीचर भी हो सकता है, वो रीडर आपका एग्जामिनर भी हो सकता है, वो रीडर आपका बॉस भी हो सकता है, वो रीडर आम जनरल पब्लिक भी हो सकती है। You become a very good writer and you start writing in newspaper, तो आप पब्लिक के लिए लिख रहे होते हैं, तो उस पब्लिक के पास आप नहीं खड़े हुए कि जिससे आप कहें नहीं यहाँ पे मेरा मतलब ये था, ये नहीं था, या मैं यहाँ पे इस जुमले में ये कहना चाह रहा था। हर वक्त तो आप उनके साथ नहीं है ना, इसलिए आपको ग्रामेटिकली करेक्ट वे में अपना मैसेज कम्युनिकेट करना आना चाहिए। इसके अलावा एज अ प्रोफेशनल इंग्लिश के और भी बड़े फायदे हैं। एज अ स्टूडेंट एक तो ये आजकल CSS PMS एस्पिरेंट्स काफी उनके लिए हेल्पफुल है। दूसरा, यू कैन एक्सेल योर करियर एज अ फ्रीलांसर, एज अ ब्लॉगर। आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। आपके ब्लॉग पे कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के फॉलोअर्स या व्यूअर्स कब आएंगे? जब आपने लिखा हुआ ऐसा होगा कि लोग उसको पढ़ने पे मजबूर हो जाएंगे, लोग उसको पढ़ने पे मजबूर हो जाएंगे। क्या जबरदस्त तहरीर है और फ्लॉलेस है। तो उस सिलसिले में ही ये कोर्स है। अब अंग्रेजी बुनियादी तौर पे जो लिखाई की जाती है ना, वो क्या है कि कोई भी राइटिंग वो पैराग्राफ की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? पैराग्राफ। और पैराग्राफ किस चीज का मजमू होता है? सेंटेंसेस का। किस चीज का? सेंटेंसेस का। और सेंटेंस के अंदर बुनियादी 3 तरह की चीजें होती हैं। बुनियादी 3 तरह की चीजें होती हैं। बुनियादी है नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब और नंबर 3 ऑब्जेक्ट। नो डाउट ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट जो हैं ये वर्ड्स और अल्फाबेट्स से मिलके बने होते हैं, तो हमें पता ही है ना। कोई भी वर्ड है वो अल्फाबेट से बना होगा, अंग्रेजी के जो हैं ABC वाले। लेकिन सेंटेंस के अंदर ये 3 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट।
से सही लिखना आ जाएगा। हम अपनी बात जो कन्वे करेंगे, जो हम किताबों में टेक्स्ट पढ़ते हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में होता है। चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ में आमतौर पे नॉर्मली 6 to 7 सेंटेंसेस होते हैं। हमें अगर पैराग्राफ लिखना आ जाए तो फिर हम वी आर गुड इनफ, है ना। पैराग्राफ लिखना आ जाए तो हमें अंग्रेजी में अपनी बात तो कहनी आ गई। उस पैराग्राफ के स्ट्रक्चर से पहले कि उसमें कौन से 7 सेंटेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल टॉपिक सेंटेंस होता है, सपोर्टिंग डिटेल होती है, कोई फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स होती हैं, उसके बाद कोई कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, फिर ट्रांजिशन सेंटेंस होता है, ये बड़े दूर की बातें हैं, ये बड़े दूर की बातें हैं। पहले हमें ये पता चले कि सेंटेंस बजाते खुद क्या होता है। टॉपिक, सपोर्टिंग, फैक्ट, ट्रांजिशन, कंक्लूडिंग तो हम बाद में बनाना सीखेंगे ना। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है ये तो हम बाद में सीखेंगे, पहले हमें ये पता हो सेंटेंस क्या होता है। आप में से सब लोगों को जुमला तो लिखना आता है, मैं मानता हूँ, ये मैं मान ही नहीं सकता कि आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं और कुछ कर चुके हैं तो आपको जुमला नहीं लिखना आता। जुमला आप लोगों को लिखना आता है। उस जुमले के जो अज्जाए तरकीबी है ना, जो बेसिक जो उसके कंपोनेंट्स हैं, इनको समझना असल जरूरत है। इस कोर्स का डिजाइन आम कोर्सेज से डिफरेंट इसलिए है कि इसमें हम वो रूफे तरजीह वाला या अल्फाबेट से स्टार्ट करके और उस तरह से हम नहीं चलते। इस कोर्स के अंदर एडवांस इंग्लिश राइटिंग के अंदर या एडवांस एकेडमिक राइटिंग के अंदर हम डायरेक्टली सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे और इसके बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं उनमें से सबसे पहला सब्जेक्ट। सबसे पहले ऑलमोस्ट 8-10 लेक्चर हमें इस पे लगेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या हो सकता है। दुनिया की अंग्रेजी में 8 ऐसी चीजें हैं, ऑक्सफोर्ड के अंदर भी आप जाके पढ़ लें, स्टडी रिसर्च कर लें, 8 ही ऐसी चीजें which can become subject। 8 से नौवीं कोई नहीं, 8 से नौवीं कोई नहीं, और हर वो चीज जो सब्जेक्ट बन सकती है ना, तो यू बेटर नो एक्टिव पैसिव भी तो आपने सुने तो मैं कराते नहीं भी हैं। एक्टिव पैसिव में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हम उठा के शुरू में ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। तो हर जो चीज सब्जेक्ट हो सकती है कोई चीज, तो हमें अगर सब्जेक्ट आ जाए तो ऑब्जेक्ट हमें खुद ही आ जाएंगे। बीच में बात रह गई वर्ब। फिर हम सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में कोऑर्डिनेशन सीखेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद हम जुमला बनाने के काबिल हो जाएंगे। जुमला बनाने के काबिल हो जाएंगे। ऐसा जुमला जो छोटे से छोटा सिर्फ 3 वर्ड्स पे हो, आई एम गोइंग, या बहुत से वर्ड्स पे मुश्तमिल हो, इवन मोर देन 100 वर्ड्स होगा एक ही जुमला। आप लोग बना रहे हैं, मैं नहीं। हमें ये पता होगा कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है और ये क्या चीज है, ठीक है ना। तो हमें सबसे बुनियादी तौर पे वो 8 सब्जेक्ट्स सीखने हैं। So let's begin with the subject. Let's begin with the subject. वो एक तो अब हमने अपने ज़हन में सिर्फ एक ही चीज लानी है कि हम कोई इंग्लिश नहीं सीख रहे, हम कोई एडवांस और बैकवर्ड किसी किस्म की नहीं सीख रहे, हम एक ही चीज सीख रहे हैं। नायत क्या चीज? व्हाट इज सब्जेक्ट। बस हमें ये आ जाए, व्हाट इज सब्जेक्ट। कोई बता सकता है कि सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट जुमले में चीज क्या होती है? एनीवन कैन डिफाइन सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? मेन एक्टर इन द सेंटेंस। वेरी गुड। आप लोगों ने
लिखना शुरू कर लिया तो एक दो में साथ साथ कुछ चीजें ऐसी हैं डेफिनेशंस जो इंग्लिश उर्दू दोनों में बताऊंगा ताकि आपके जहन में बैठ जाए। तो उसमें आप एक क्वेश्चन अपने पास नोट करें कि व्हाट डज अ सब्जेक्ट एक्चुअली टेल्स अस। सब्जेक्ट हमें बताता क्या है, क्यों इतना जरूरी है। व्हाट डज अ सब्जेक्ट एक्चुअली टेल्स अस। देखें, the subject tells us who human कौन किस इंसान के, who human and what ब्रैकेट में thing, who human and or and what thing the sentence is all about। सब्जेक्ट हमें बताता है कि किस चीज या किस शय के बारे में ये जुमला असल में है। सब्जेक्ट उसका तारुफ हमें कराता है। As she said कि subject is the main actor in the sentence। Subject is the main actor in the sentence। तो दुनिया में मैंने आपको बोला कि अंग्रेजी की जितनी भी डिक्शनरीज हैं, अंग्रेजी का जितना भी टेक्स्ट है उसमें टोटल कितनी टाइप्स के सब्जेक्ट हो सकते हैं? 8 टाइप्स। एक एक करके हमने इनको अब सीखना है। नाम जरा लिख लें आप अपने पास। नंबर 1 इज नाउन। नाउन कैन बिकम अ सब्जेक्ट। Noun can become a subject। कोई भी नाउन सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है। दूसरा, नाउन का एक और साथी होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन कैन बिकम अ सब्जेक्ट। नाउन और प्रोनाउन। तीसरा है जेरेंड। जेरेंड कैन बिकम अ सब्जेक्ट। फिर है जेरिंग फ्रेज। Gerund phrase can become a subject। The next one is infinitive। और फिर है infinitive phrase। और जो आखिरी दो रह गए वो है नाउन फ्रेज। फ्रेज और नाउन क्लॉज। नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज। वी कैन काउंट देम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन 8 से 9 में कोई शय कभी किसी अंग्रेजी के जुमले में सब्जेक्ट नहीं हो सकती। मैं लोगों के टेक्स्ट चेक करता रहता हूं तो उसमें बाज़ लोगों ने लिखा होता है कि सिर्फ कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज लिख के और उसके आगे वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। यहां भी है प्रीपोजिशनल फ्रेज कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट। अंग्रेजी में इन 8 के अलावा 9वां कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। 9वां कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। एक एक करके इनको देखने से पहले एक और भी सवाल यहाँ पे जरूरी है कि ये सब्जेक्ट की क्या टाइप्स, उसकी फंक्शनैलिटी के एतबार से सब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है जुमले के अंदर। व्हाट डज a subject do in a sentence। सब्जेक्ट एक सेंटेंस में करता क्या है। सब्जेक्ट के बेसिकली 3 रोल्स होते हैं। सब्जेक्ट के 3 रोल्स होते हैं, 3 फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकता है। उमर बैग किधर है? मार्कर है। 3 रोल्स एक सब्जेक्ट प्ले कर सकता है। नंबर 1 एक्ट।
सब्जेक्ट कोई एक्ट कर रहा होता है, सब्जेक्ट कोई एक्ट कर रहा होता है। नंबर 2, डिस्क्राइब, सब्जेक्ट डिस्क्राइब हो रहा होता है जुमले के अंदर। और नंबर 3, एक्सपीरियंस्ड, सब्जेक्ट एक्सपीरियंस हो रहा होता है। सब्जेक्ट या तो एक्ट हो रहा होगा, या सब्जेक्ट डिस्क्राइब हो रहा होगा, या सब्जेक्ट एक्सपीरियंस हो रहा होगा बाय द राइटर और बाय द स्पीकर, बाय द राइटर और बाय द स्पीकर। अब ये ओकी ओकी बातें मैडम यहाँ आपको बता रहे, सोचने की बात है ना, है भाई, जहन सोचने की बात है। असल में इंग्लिश राइटिंग में, या आप उर्दू की भी कोई लिटरेचर, आप किसी लैंग्वेज का कोई लिटरेचर आप देख लेना, जब तक उस लिटरेचर के अंदर वैरायटी ऑफ डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स नहीं होगा ना, तो वो मोनोटोनस सा लगता है। बंदा कहता है यार क्या मैं एक ही सुर में पढ़ी जा रहा हूँ, छोड़ो मजा नहीं आ रहा, फेंको इसको। जब आपके रीडर के पास भी आपका ब्लॉग जाता है, या आपका कोई आर्टिकल जाता है, या आपका कोई टेक्स्ट जाता है, वो भी कहते हैं यार क्या बस एक ही बात में लगा हुए। जैसे बीइंग इंस्ट्रक्टर या बीइंग टीचर, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर मैं एक ही जैसी आवाज में बोलता रहूं तो आपको तो 2 मिनट के बाद नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो ये आवाज में उतार चढ़ाओ और ठहराओ, और कभी क्वेश्चन रेज करना, कभी क्या, तो ये आप एज अ लिसनर आपको एंगेज करने का एक तरीका है। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि ये जो 8 तरह के सब्जेक्ट हैं, तो मैं अगर 8 जुमले लिखता हूं तो इतनी कमांड होनी चाहिए कि एक जुमले में मैं एक ही पैराग्राफ पे लिख रहा हूं, किसी एक ही टॉपिक पे लिख रहा हूं। पहला जुमला ऐसा बनाऊंगा कि नाउन से शुरू करूंगा, दूसरा जुमला ऐसा होगा जो नाउन पे खत्म होगा लेकिन शुरू नाउन फ्रेज से हो या किसी और चीज से हो। 8 जुमले लिखूं तो 8 किसी मुख्तलिफ स्टाइल में लिखूं, बात एक ही टॉपिक पे कर रहा हूं, तो जो पैराग्राफ बने फिर वो लिसनर को या रीडर को हुक किए रखता है। हुक समझते हैं क्या होता है हुक? उसका इंटरेस्ट जो है वो फोकस्ड रखता है, इंटरेस्ट को डेवलप करता है। इसलिए जरूरी है कि हमें भी पता हो कि इसके 3 क्या रोल्स हो सकते हैं और कौन से ही 8 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम वेरिएशन दिखाते दिखाते कोई ऐसी बात को सब्जेक्ट बना दें जो सब्जेक्ट हो ही ना सके, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट मानती ना हो, हम वो लिख दें इसमें कि नहीं। इसलिए ये सब्जेक्ट्स की वेरिएशन, और जब हम ये पढ़ रहे होंगे 1 by 1, तो आप में से बहुत से लोगों को लगेगा यार ये तो मुझे आता तो था पहले, हमें आ रहा होता है, हमें इन चीजों के की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, हमें इन चीजों के नाम नहीं पता होते। सो बिलीव मी कि जब आपको इनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी तो आप लिखते लिखते कभी कभी हम लिख रहे होते तो हम खुद को नहीं कहते वाह मजा आ गया क्या जुमला लिखा, तो पता दिल में कह रहा होता है कि हाँ मैंने ये स्टाइल ले लिया, अगला जुमला यार इसको ऐसी जगह पे जाके फुल स्टॉप लगाऊंगा कि अगला ऐसा जुमला बन सके जो मैं इन्फिनिटिव से बनाऊं। फिर उस जुमले का डिजाइन ज़हन में लिखते लिखते यार इसको इस बात को मैं ऐसी जगह पे जाके रोकूंगा कि उससे आगे मैं नाउन से शुरू कर सकूं या प्रोनाउन से शुरू कर सकूं। प्रोनाउन क्या है? ही शी इट, तो इस ही शी इट का जिक्र पिछले जुमले के एंड पे करेंगे तो आगे ही शी इट लगाएंगे ना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आपको आइडेंटिफिकेशन हुई होगी तो आपको राइटिंग में मजा भी आएगा, बोझ भी नहीं फील होगा, एंड योर राइटिंग विल बिकम इंप्रेसिव। ठीक हो गया? सो सबसे पहले जो सब्जेक्ट हम शुरू करने वाले हैं ना उसका नाम है नाउन फ्रेज। ये मैं अपनी हर क्लास में सबसे पहले पढ़ाता हूँ नाउन फ्रेज, ये सबसे आसान है।
लग रहा होगा आपको कि नाउन सबसे आसान है, लेकिन नाउन जितना टेक्निकल है ना, 3500 किस्म के तो नाउन है। तो ये बस सादी सादी बात होती है नाउन फ्रेज में। तो उससे हम आज शुरू करते हैं बाज़ाब्ता तौर पे, ताकि हम किसी एक सब्जेक्ट को तो सीख लेना। अब हम आ ही गए हैं इधर, तो एक सब्जेक्ट को तो हम सीख लें, क्या मतलब हम फिर आए है ना। तो अच्छा, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज भला क्या होता है मोहसिन? आपको पता है नाउन फ्रेज क्या होता है? या मैं आया हुआ इसलिए। नाउन फ्रेज ऐसा है ना कि पहले उर्दू में देखते हैं, अल्फाजों का ऐसा मजमूआ, अल्फाजों का या लफ्जों का या अल्फाज का ऐसा ना होना कहीं यार ये अंग्रेजी पढ़ाने आ गए, ऐसे तो उर्दू की बात जमानी आती है। जो दिल करता है लिखो भाई, जैसे दिल करता है लिखो, लिखा ठीक होना चाहिए, मतलब करने होना चाहिए। When you become a writer, तो आपके पास वो असलान साहब क्या आ जाता है, कौन सा लाइसेंस? पोएटिक लाइसेंस। तो पोएटिक लाइसेंस वालों की ना ग्रामर की मिस्टेक कंसीडर होती है ना और कुछ। राइटर की मर्जी वो क्या मैसेज कैसे दे, लेकिन उस राइटर बनने के लिए ना जरूरी है। लिहाजा कोई भी अल्फाज का ऐसा मजमूआ, कोई भी अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसके बीच में नाउन या प्रोनाउन पड़ा हुआ हो, जिसके बीच में क्या हो, नाउन या प्रोनाउन पड़ा हुआ हो, तो उसे क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज। Noun phrase. A group of words that takes modifiers, a group of words that takes modifiers before and after it, to give more information about noun or pronoun, तो अल्फाज का मोहसिन, अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसके बीच में क्या पड़ा हो, नाउन या प्रोनाउन। A group of words that takes modifiers, क्या लिखवाया मैंने? Modifier before and after it to give more information about noun and pronoun. Modifiers to give more information about that particular noun or pronoun. हाय हाय, एक मसला नहीं होता, नया मसला कि भाई आपने मॉडिफायर क्या बोला है? अब नाउन फ्रेज पढ़ा रहे थे, उसके लिए मॉडिफायर कहां से निकाल रहे हैं? तो नाउन फ्रेज हमें पता चल गई है, अगर ये मॉडिफायर हमें पता चल जाए तो कि अल्फाजों का मजमूआ जिसमें वो मॉडिफायर्स होंगे। नाउ व्हाट कैन एक्ट एज अ मॉडिफायर इन अ सेंटेंस? छह अल्फाज बोलता हूं, लिखे जरा। आर्टिकल्स अगली लाइन में लिखने हैं, ठीक है, ताकि इसके आगे मैं एग्जांपल्स लिखाऊंगा। आर्टिकल्स नंबर 2, demonstrative adjectives, possessive adjectives, quantifiers, 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 ब्रैकेट में लिख लें, that tells us quantity, ना quantity से ये quantifier का वर्ड निकला है। फिफ्थ है prepositional phrase, फिफ्थ क्या है? prepositional phrase. The last is adjective clause. ऐसा ही है, ऐसा ही है। आर्टिकल के सामने जो मैंने आपको कहा ना, नेक्स्ट लाइन में लिखें, तो आर्टिकल के सामने ब्रैकेट में लिख दें आर एंड द।
आ क्लासरूम, द क्लासरूम, एन एप्पल, ऐसे हम लिखते हैं ना। ठीक है। तो मॉडिफायर्स में 6 किस्म के मॉडिफायर होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 6 किस्म के मॉडिफायर्स हैं, जिनमें से सबसे पहला मॉडिफायर का वर्ड है मॉडिफाई से, मॉडिफाई करना। क्या करना? किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। अगर आप किसी जनरल क्लासरूम की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे जी आ क्लासरूम। अगर हम किसी पर्टिकुलर क्लासरूम की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे द क्लासरूम, जिसका हमने या तो जिक्र किया होगा पहले, द क्लासरूम्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। तो हम अब पॉलिटिकल साइंस के जो 3-4 क्लासरूम हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो हम पढ़ने वाले को इस आ और दा से समझ लग जाएगी कि ये किसी खास या किसी आम क्लासरूम की बात हो रही है। तो मॉडिफाई कर रहे हैं ना नाउन को, नाउन को या आम या खास बना रहा है, आ या दा। ठीक है। अच्छा, दूसरे टाइप के जो मॉडिफायर मैंने लिखवाए वो हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। दिस, दैट, दोज, these। तो ये क्या है? जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, किसी के बारे में बता रहे हैं। this particularly this one। तो ये हुए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तीसरा मैंने आपको लिखवाया पोजेसिव, क्या चीज? एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? पोजेसिव का वर्ड है पोजेशन। पोजेशन यानी कब्जा, यानी कोई चीज मेरी होगी तो मैं कहूंगा ये मेरी पोजेशन है, ये आपकी पोजेशन है। पोजेशन किसी का कब्जा शो करने के लिए यूज होते हैं। योर, माय, है ना। तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स में योर, माय, हिज, हर, इट्स, देयर, और, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव्स। याद रखने के लिए आप लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में एग्जांपल्स के तौर पे। दिस, सॉरी, योर, माय, हिज, हर, तो ये सारे क्या है? कौन से एडजेक्टिव्स हैं? वेरी गुड। थर्ड वन इज क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर वाला क्या होते हैं? जो हमें क्वांटिटी बताए। ईच स्टूडेंट, या बाद में हम ये ईच एवरी करते रहेंगे, क्या होता है या कितने होते हैं, या 10 apples। तो each, every, many, few, either, neither, either, neither, little, a little, the little, many, are, many, few। ठीक है ना? dozen, 2 dozen, pair, 2 pairs। ठीक है। तो ये क्या करता है? क्वांटिटी शो कर रहे हैं। अब हमने 4 किस्म के मॉडिफायर सीख लिए हैं, सब ऐसे ही है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज, इस जरा डेफिनेशन लिखिए आपके पास। A group of words that starts with a preposition, and ends on that starts with a preposition। prepositions क्या होती हैं अंग्रेजी में? in, on, at, with, through, beneath, besides। तो ये सारी ये क्या है? prepositions हैं, prepositions हैं। तो prepositional phrase क्या है? a group of words, अल्फाजों का ऐसा एक मजमूआ which starts with या that starts with preposition, जो preposition से ही शुरू होता हो और end किस पे कर रहा हो? या noun पे या pronoun पे, और किसी चीज पे नहीं, या noun पे या किस पे? pronoun पे। तो उसे हम क्या कहते हैं? prepositional phrase। Let's take an example। आप लोगों ने कहा ये true, मैं आपसे कहूं कि भाई या आप किसी को कह रहे हो कि मैंने
फॉर एग्जांपल कोई रैपर था, कोई चीज थी, कोई पेन था, वो खिड़की में से बाहर फेंक दिया है। क्या कर दिया? खिड़की में से बाहर। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? थ्रू द विंडो। विंडो क्या है बता? विंडो इज अ नाउन। दा क्या है? दा इज एन आर्टिकल। थ्रू क्या है? preposition। preposition से स्टार्ट हो रहा है, नाउन पे खत्म हो रहा है, it becomes a prepositional phrase। हाँ जी, वो रेलवे स्टेशन से फलां बंदा चला गया रेल पे बैठ के, या आप ये कहेंगे जी फलां चीज मैंने रेल पे देखी, तो हम कहेंगे इन, सॉरी ट्रेन कह रहा हूँ, ट्रेन, तो हम कहेंगे इन द ट्रेन, इन ट्रेन, इन कार। कार क्या है? नाम है, एक चीज का नाम है। और इन क्या है? preposition है। beside the tree, भाई बंदा दरख्त के साथ बिल्कुल लेट के आराम कर रहा है, तो हम beside the tree। ट्री क्या है? नाउन। beside क्या है? preposition। it becomes a prepositional phrase। prepositional phrase। in train, in the classroom, on the roof, छत के ऊपर, in the bag, बैग के अंदर। आखिरी जो रह गया उसका नाम है adjective clause। adjective clause। An adjective clause is a sentence। An adjective clause is a sentence with incomplete sense, with an incomplete sense, and it always starts with one of the following words। इन 4-5 लफ्जों में से किसी एक के साथ शुरू होगा ये, तो तब ये एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा। एडजेक्टिव क्लॉज आगे चल के डिटेल में आएंगी। एडजेक्टिव क्लॉज एसेंशियल कौन सी होती है, नॉन एसेंशियल कौन सी होती है, विच क्लॉज कौन सी होती है, उनके पंक्चुएशन के रूल्स क्या हैं, विच क्लॉज से पहले हमेशा कामा क्यों लगता है, दैट क्लॉज या हु क्लॉज से पहले कामा क्यों नहीं लगता, ह्यूमंस के लिए या लिविंग थिंग्स के लिए हमेशा हु की क्लॉज क्यों लगती है, ये तो हम पढ़ते रहेंगे ना, इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं। लेकिन एज अ मॉडिफायर आपको ये पता हो कि an adjective clause is a sentence with incomplete sense। इसका पूरा सेंस नहीं होता इस जुमले का, और ये any one of the following words से ही शुरू होगी। वो words क्या हैं? which, लिखने, which, who, 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 whom, 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 whose, 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 और पांचवा है that। The classroom that is located in the Department of English। The classroom that is located in the Department of English। तो ये adjective clause असल में कर क्या रही होती है? Adjective की definition तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ आती होगी, नहीं आती तो उम्मीद करता हूँ कि ये modify करता है noun, और ये हमेशा अपने से पहले वाले नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है। तो जो पूरी क्लॉज है ये आप बता रही है द क्लासरूम, क्या क्लासरूम, दैट इज लोकेटेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। तो ये जो 6-7 वर्ड्स हैं ये पूरी एक एडजेक्टिव क्लॉज है। लिखते हैं इसको, द क्लासरूम, इधर देखें, छोड़े किताब, इधर देखें, द क्लासरूम that is located in the Department of English। यहां तक ये क्या है? ये that से शुरू होके इंग्लिश तक एडजेक्टिव क्लॉज है। द क्लासरूम क्या है? क्लासरूम क्या है? एक नाउन है। द क्या है? मॉडिफायर आर्टिकल यूज हुआ है। और ये पूरा क्या है? मैंने क्या बताया था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेक मॉडिफायर बिफोर और आफ्टर इट
to give more information regarding the noun or a pronoun. इधर तक अभी तक क्या ये जुमला है? हैंड रेज करें। कौन कहता है दिस इज अ सेंटेंस? इतना लंबी सारी इबारत लिखी है भाई, कोई तो क्या होती जुमला है। अभी तक ये एक सब्जेक्ट है, अभी तक ये एक सब्जेक्ट है। अभी हम इसको जुमला बनाएंगे। इज वेल डेकोरेटेड, ये इसका वर्ब है। इज वेल डेकोरेटेड। इतने बड़े जुमले में हमने 2 लाइनें लिखी। आप इसको रजिस्टर पे भी लिखें तो 2 लाइनों में 3 लाइनों में तो आएगा ही, पेज पे भी, कंप्यूटर पे भी आप टाइप करेंगे जिसको तो 1-2 लाइनों में आएगा। इसमें इतना बड़ा क्या था? सब्जेक्ट। है ना पते की बात? हमें पता ही नहीं होता, हम समझते हैं कि ये इज भी लगा दिया, लोकेटेड भी लगा दिया तो वर्ब तो इसके अंदर है ना, तो वर्ब और ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, बस ऑब्जेक्ट। नहीं भी समझ आती ना कह के तो बस फिर ये ऑब्जेक्ट ही हो गया ना यार। तो दरअसल इधर तक की क्या है? सब्जेक्ट। अब इसमें ना एक नोट है, नोट लिखते हैं अपने पास, बस फिर बात खत्म करते हैं। इन नाउन फ्रेज में 2 रूल्स हमेशा आपने याद रखने। 2 रूल्स हैं इसके पास। नाउन फ्रेज में एडजेक्टिव क्लॉज और दूसरी क्या चीज? prepositional phrase. They both always come after the noun. एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा नाउन के बाद ही आएगी, इसको कभी भी नाउन से पहले नहीं लिखना। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हो तो जब हम सीखेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, तो फिर आपको मैं बताऊंगा। तो कानून नंबर 1, इन नाउन क्या पढ़ रहे हैं? फ्रेज। एडजेक्टिव क्लॉज एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑलवेज कम आफ्टर द नाउन, नाउन के बाद ही हमेशा आएंगे। इतना बड़ा ये जो हमने नाउन फ्रेज हमने लिखी, इतनी बड़ी सारी नाउन फ्रेज जो हमने लिखी, तो इसमें एडजेक्टिव क्लॉज नाउन से पहले आया या बाद में आएगा? बाद में। यही तो भी कह रहा हूं कि हमेशा बाद में आएगा। और बाकी जितने भी मॉडिफायर्स हैं, आर्टिकल्स, क्वांटिफायर्स, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, हर चीज पहले, हर चीज नाउन से पहले आएगी। लिख लें अपने पास। कानून नंबर 2 कि बकाया जितने भी मॉडिफायर्स हैं वो सारे इससे पहले आएंगे। अब हम कुछ 2, 4, 5 एग्जांपल्स क्विकली देखते हैं और फिर इस सेशन को एंड करते हैं। जी सर, ये जो एग्जांपल आपने दिए है इसमें इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश प्रीपोजिशन को देना है। दैट इज अभी मैंने रेज कर दिया इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश आप लिख रहे हैं उस तरह से, तो फिर दैट के बाद इज भी था और लोकेटेड भी था, तो ये क्यों नहीं कंसीडर हो रहे हैं वर्ब? एडजेक्टिव क्लॉज हम डिटेल में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव क्लॉज का मैंने आपको बताया कि ऐसा सेंटेंस होता है जिसका सेंस नहीं होता, यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज का अपना वर्ब भी होगा, एडजेक्टिव क्लॉज की अपनी प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकती है और बाकी भी सेकेंडरी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये एक्ट कर रही है एज एन एडजेक्टिव क्लॉज। हमें कैसे पता चला? दैट से। और एडजेक्टिव की डेफिनेशन से। एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है? टू मॉडिफाई द नाउन, द प्रीसीडिंग नाउन, जो इससे पहले का हो, उस नाउन के मतलब में मजीद इजाफा करना। तो ये दैट इज लोकेटेड मतलब में इजाफा ही कर रहा है ना भाई। अगर यूं लिखा हो द क्लासरूम इज वेल डेकोरेटेड, हमें क्या पता कौन सा क्लासरूम? मेरे घर में है, कॉलेज में है, इंस्टीट्यूट में है, किधर नहीं है। अब इस क्लासरूम के मतलब को मजीद रिफाइन कर दिया है, मजीद मॉडिफाई कर दिया है। मॉडिफायर एडजेक्टिव क्लॉज यूज करते हुए दैट इज लोकेटेड, या हम यूं भी लिख सकते थे कामा लगा के, इसको नॉन एसेंशियल बना के, व्हिच इज लोकेटेड, कि जो के लोकेटेड है
या दैट इज लोकेटेड, जो कि वाक़ है कहां पे, इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। ठीक है ना। तो वो जो आपका क्वेश्चन है कि इन द डिपार्टमेंट, हाँ मैं मानता हूं अगर अकेले उसको डिवाइड करें, यस इट इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। तो द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एक नाउन है और इन क्या है, एक प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन मजमूई तौर पे वो प्रीपोजिशनल फ्रेज इस एडजेक्टिव क्लॉज का अकेले अगर उससे हम देखें तो हाँ तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। मतलब सर मॉडिफायर मैटर करता है जो यहाँ पे बता रहा है। जी हाँ, ठीक है ना। अब हम यूं भी तो नहीं लिख सकते थे ना, दैट इज लोकेटेड लिख के आगे लिखे ही ना कि ना जी वो तो इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, उसे उड़ा देते हैं। दैट इज लोकेटेड किधर, चांद के ऊपर। तो बताएं ना किधर, पूरी बात करें, ठीक है। चंद एग्जांपल्स क्विकली विद इन 2 मिनट्स। देखें ये है, क्या लिखा मैंने, मैन, बंदा, मैन। मैन मैन क्या है, नाउन, वेरी गुड, नाउन। अब क्या है, आमेन क्या है, नाउन फ्रेज, क्योंकि इसके पीछे क्वांटिफायर वो मॉडिफायर लग गया, आर्टिकल। आगे क्या बन गया, नाउन फ्रेज। दिस मैन, नाउन फ्रेज। माय मैन, मेरा बंदा, पोजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया। तो ये भी क्या है, नाउन फ्रेज। ईच मैन, हर आदमी, हर आदमी, हर आदमी, ईच मैन। तो ये क्या है, नाउन फ्रेज। कितना आसान है नाउन फ्रेज बनाना। देखिए आपने वेरिएशन शो करनी है तो एक जुमले में मैन लिखें, अगले जुमले में द मैन लिखें, भाई नाउन फ्रेज। We have come up with a new subject, the man, है ना। अच्छा, नेक्स्ट है a man with faith, a man with faith। या किसी ने कोई रेड कलर की शर्ट में, a man in red, रेड कलर की शर्ट पहनी हो या व्हाइट कपड़े पहने हो या ब्लू पहने हो, या मैन एट द रोस्टर पे खड़ा है तो अ मैन एट द रोस्टर, तो स्टेज पे खड़ा है, अ मैन ऑन द स्टेज, है ना। अ मैन ऑन द ड्राइविंग सीट ऑफ फलां फलां कार के, जो भी। तो अब ये क्या है, ये भी ये नाउन फ्रेज है। इसमें क्या हो गया कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज लग गई है। A man in the car, a man on the roof। तो एक वेरिएशन आ गई है नाउन सब्जेक्ट। इसी तरह से a man who always works hard, a man who always, a man who always works hard। तो अब ये who always works hard क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। एक ही वर्ड पे मैंने आपको हर तरह का मॉडिफायर लगा के बता दिया। मैन अकेला नाउन, इसके साथ अगर हम आर्टिकल लगाते हैं तो आ मैन, दा मैन। फिर एडजेक्टिव लगाते हैं अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव तो दिस मैन, दैट मैन है। फिर माय मैन, हिज मैन, ठीक है। या फिर इसको हमने मजीद क्वांटिफायर के साथ भी लगाया कि ऑल द मैन, ऑल द मैन या ईच मैन। और फिर हमने उसी मैन को ही प्रीपोजिशनल फ्रेज उसके आगे लगा के मॉडिफायर वो भी देख लिया, मैन विद फेथ। और फिर एंड पे हमने उसके साथ एडजेक्टिव क्लॉज भी लगा दी। अब दो मिसालें लिख दें या खत्म करें। दो मिसालें नाउन फ्रेज की एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, जैसे हमने ये लिखी, लिख दें, लिख लगे हुए काम है। The passengers in the car, the passengers in the car, the passengers in the car। अब the passengers in the car क्या है, noun phrase। are
enjoying the music, या are traveling to लाहौर, कुछ भी लिख दें। तो अब इसमें the passengers in the car ये मजमूई तौर पर क्या बन गया? Noun phrase. Very good, very good. इसी तरह से एक और सेंटेंस लिखें, अमेरिका। एक जरा लंबा सारा सेंटेंस लिखवाता हूं, फिर आपको 5-5 जुमले बनाने के लिए दूंगा इसके, ठीक है ना? होमवर्क। अमेरिका, comma, perhaps, comma, अमेरिका, comma, perhaps, comma, आप कहीं किसी ऐसे में लिख रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। A country with significant, a country, America, perhaps, a country with significant geographic location, a country with significant geographic location that is analyzed and considered, that is analyzed and considered, that is analyzed and considered by almost all the scholars of international relations कि अमेरिका जिसकी एक सिग्निफिकेंट जोग्राफिक लोकेशन है और जिसको तकरीबन हर एक इंटरनेशनल रिलेशन के स्कॉलर ने एडमायर, एनालाइज और एक्नॉलेज किया है, had foreign policy of isolationism, had foreign policy of isolationism till the end of World War II. Till the end of World War II. On a lighter note, कितनी लाइंस बनी है जैन आपके पास? 6. 4th लाइन में जहां पे आपने हैड लिखा ना, हैड फॉरेन पॉलिसी ऑफ, ये हैड मेन वर्ब है जुमले का। इससे पहले वाला तमाम नाउन है, 4 लाइनें तमाम नाउन है। अमेरिका perhaps a country with significant geographic location, that is से आगे फिर इसमें एडजेक्टिव क्लॉज शुरू होगी है उस लोकेशन को डिफाइन करने के लिए और उस लोकेशन के कसीदे करने के लिए कि that is acknowledged by almost all the scholars of international relations, comma, अब है असल करने की बात कि हेड जिसकी रही है फॉरेन पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म टिल द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर II। तो ये हेड के बाद सारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट वाला क्या है? फॉरेन पॉलिसी इज अ नाउन और इसके आगे फॉरेन पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म टिल द एंड ऑफ, ये सारी प्रपोजिशनल फ्रेज ऑफ से शुरू हो रहा है, प्रपोजिशनल फ्रेज। तो एक ही जुमले में ये लोगों ने जो लंबे जुमले लिखे होते हैं ना, दिस इज द आर्ट। तो ये तो अभी बिगनिंग है, अभी हम एडजेक्टिव क्लास देखेंगे क्या होती है, फिर उसका इस्तेमाल देखेंगे क्या होता है, तो फिर हमें मजा आएगा लिखते हुए। ये जुमला लिखा हमें भी मुतासर हो जाएगा, तबाही फिर दी तबाही, इतनी बात है, एक नाउन लगा के आगे एडजेक्टिव क्लास लगा दी इन्होंने और हम परेशान हो गए कि अभी इसमें नाउन किधर तक है, वर्ब किधर तक है। आप सब ने एक काम करना है, मैं कल चेक करूंगा, काम नहीं करना होगा जिसमें या ना है, मैं ऐसे ही है। तो 5 जुमले, अपनी मर्जी के 5 जुमले ऐसे बना के लाएं जिसके अंदर क्या हो, नाउन फ्रेज हो। अब नाउन फ्रेज में मॉडिफायर जो हमने 6 पढ़े, तो 6 जुमले बनाए, 6 ईच, जिनमें से एक आपने किस पे बनाना है? आर्टिकल के साथ एज अ मॉडिफायर। एक आपने बनाना है इसे क्वांटिफायर, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और सारे। तो 6 जुमले चेक करूंगा। नाउ विनान, थैंक यू सो मच।